हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 11 अगस्त के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में। एलिफेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं मेनली। उसके बाद एक पोर्टल लॉन्च किया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम है सुरक्षा। वो किसके बारे में है उसके बारे में जानेंगे। फिर माउंट सीनाबग वोल्केनो जो हाल ही में इरप्ट हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। फिर जानेंगे रिंग ऑफ फायर क्या है। वोल्केनोज इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ पर वोल्केनोज पाए जाते हैं और क्या उनकी स्थिति है, क्या वो एक्टिव है, क्या वो डोरमेंट है या फिर वो एक्सटिंक्ट है। उसके बाद जानेंगे एक इंपॉर्टेंट योजना जो शुरू की गई है एक स्टेट के द्वारा इंडिया की, इसका नाम है इंदिरा वन मिथन योजना। और आखिर में हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं आज की वीडियो वर्ल्ड एलिफेंट डे के साथ। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 अगस्त को, याद रखना है। यानी कि कब होगा? कल होगा वर्ल्ड एलिफेंट डे। क्यों मनाया जाता है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एलिफेंट्स के बारे में। दो प्रकार के एलिफेंट्स पाए जाते हैं हमारी दुनिया में, एक है अफ्रीकन एलिफेंट और एक है एशियन एलिफेंट। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस आपको जरूर पता होना चाहिए इनका। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है उनका स्टेटस है वल्नरेबल, और जो एशियन एलिफेंट है उनका स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो खतरे में है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंडेंजर्ड स्टेटस है एशियन एलिफेंट्स का और अफ्रीकन एलिफेंट्स का स्टेटस है वल्नरेबल। जो पहला एलिफेंट डे मनाया गया था इंटरनेशनल, वो सेलिब्रेट किया था 2012 में। 2012 में ये प्रोसेस, ये दिन हमने मनाना शुरू किया था। तो याद रखना है ये भी आपको। अब इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? एक नेशनल पोर्टल है। क्या करेगा ये पोर्टल? ये कलेक्ट करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुरक्षा के बारे में। इट विल कलेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ये भी याद रखना कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा ये अबाउट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो सुरक्षा पोर्टल का नाम है और ये लॉन्च किया गया 10 अगस्त को। किसके द्वारा? हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा, जो कि है प्रकाश जावड़ेकर जी। तो याद रखना है आपने, इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? वो है प्रकाश जावड़ेकर, और उन्होंने ये नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है सुरक्षा, जो कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा अबाउट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और एक चीज रिलीज की है उन्होंने, कंपेंडियम ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो अब कंपेंडियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कंपेंडियम का मीनिंग जान लीजिए। A collection of concise but detailed information about a particular subject, especially in a book or other publication। तो एक कलेक्शन होता है। इन्होंने क्या लॉन्च किया? अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक कलेक्शन लॉन्च की गई है, कंसाइज है बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में इंडिया में। तो आई होप आपको कंपेंडियम एक नया वर्ड सीखने को मिला होगा आज, और सुरक्षा के बारे में आपको पता चल गया होगा किसके बारे में ये पोर्टल है। अब पढ़ते हैं एलिफेंट सेंसस इन इंडिया। मैंने कुछ दिनों पहले आपको टाइगर सेंसस के बारे में पढ़ाया था, आज बारी है एलिफेंट सेंसस की। तो सबसे पहले तो इट इज कंडक्टेड वंस इन 5 ईयर्स। ये याद रखना है आपने, वंस इन 5 ईयर्स। तो 5 सालों बाद इसे कंडक्ट किया जाता है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ये भी जरूर याद रखना है, किसके अंडर? प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हम एलिफेंट सेंसस कंडक्ट करते हैं। और अभी प्रीवियसली हमने कब कंडक्ट किया था? 2017 में। मतलब अब 5 साल बाद कंडक्ट करेंगे, 2022 में कंडक्ट होगा अब। तो जो प्रीवियस सेंसस है, जो लेटेस्ट सेंसस है, उसमें क्या है? उसमें क्या बताया गया है कि इंडिया में कितने हैं टोटल? 29,964 एलिफेंट्स है। अप्रोक्सीमेटली 30,000 एलिफेंट्स है इंडिया में, और जिसमें से
साउथ इंडिया में ही सिर्फ 14,000 है। तो देख लीजिए साउथ इंडिया में कितने ज्यादा एलिफेंट्स है। और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है उसमें 10,000 के लगभग एलिफेंट्स पाए जाते हैं। और एक इंफॉर्मेशन यहां से, टाइगर सेंसस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 4 सालों बाद कंडक्ट किया जाता है। याद रखिएगा टाइगर सेंसस के बारे में मैंने बताया था कहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है, वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड। और एलिफेंट साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा है। एलिफेंट सेंसस होता है जो वो 5 साल बाद कंडक्ट किया जाता है, और टाइगर सेंसस 4 सालों बाद कंडक्ट किया जाता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमने शुरू किया था 1992 में, याद रखना ये भी। अब बात करते हैं माउंट सिनाबंग वोल्केनो के बारे में। कहां पर है? इंडोनेशिया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबंग वोल्केनो। अभी हाल ही में ये इरप्ट हुआ है, इसमें से ज्वालामुखी फट गया है। इंडोनेशिया में ये जरूर याद रखना है, सिनाबंग वोल्केनो। तो जो वोल्केनो था वो 400 सालों से डोरमेंट कंडीशन में था, मतलब ये एक्टिव तो था बट ये इरप्ट नहीं हो रहा था, ये सोया हुआ था 400 सालों से। और 2010 में क्या हुआ, अचानक से इरप्ट हो गया। और उसके बाद 2014 में और अब 2020 में भी इरप्ट हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही ये इरप्ट हुआ है माउंट सिनाबंग वोल्केनो, जो कि है इंडोनेशिया में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि द वोल्केनो इज मोस्ट एक्टिव इन द कंट्री। तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया इज सिनाबंग वोल्केनो। और लोकेशन कहां पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले तो रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। रिंग ऑफ फायर क्या है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट लोकेशन यहां है नॉर्थ ऑफ सुमात्रा आइलैंड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के अंदर आइलैंड है सुमात्रा, उसके नॉर्थ में ये माउंट सिनाबंग वोल्केनो है। तो याद रखना है आपने माउंट सिनाबंग के बारे में कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया का और नॉर्थ में है सुमात्रा आइलैंड के। यहां देखिए, यहां आपको अच्छे से समझ आएगा, ये मैप है इंडोनेशिया का। ये देखिए ये सुमात्रा आइलैंड है, ये वाला आइलैंड ये सुमात्रा आइलैंड है। और यहां पर पॉइंट किया हुआ है हमने, यहां पर है माउंट सिनाबंग वोल्केनो, तो नॉर्थ ऑफ सुमात्रा आइलैंड में है। ये देखिए नीचे ये जावा आइलैंड है, यहाँ बाली मिलेगा आपको, बाली है, बाली के बारे में आपने सुना होगा, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये भी ऊपर इंडोनेशिया का ही पार्ट है सारा, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, वो है जकार्ता, यहाँ पर है जकार्ता जावा आइलैंड में। बट अभी क्या बात चल रही है, वो अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, कहां पर बना रहे हैं, ईस्ट कालीमेंटन में। तो याद रखिएगा नई कैपिटल इंडोनेशिया की यहां पर होगी, ईस्ट कालीमेंटन में इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। अब बढ़ते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वोल्केनो था वो रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। तो ये देखिए नीचे मैप, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा, ये रिंग ऑफ फायर है। जो भी इसके अंदर एरिया आता है उसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये है क्या, क्यों बोलते हैं इसे रिंग ऑफ फायर, मेनली बिकॉज इस रीजन में वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक होते रहते हैं। जनरली यहाँ पर कुछ दिनों बाद आपको न्यूज आती रहेगी कि यहाँ पर कहीं पर अर्थक्वेक हो गया, कहीं पर वोल्केनो इरप्ट हो गया। अराउंड 90% ऑफ वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर इन दिस रीजन। तो देख लीजिए कितना खतरनाक रीजन है ये। यहाँ पर दुनिया के 90% अर्थक्वेक यहाँ पर अकर होते हैं। क्यों ये खतरनाक है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। आपको पता होगा धरती के नीचे प्लेट्स है, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, फिलीपींस प्लेट, ऐसे प्लेटें हैं वो मूव करती रहती है। तो यहाँ पर जो ये रीजन है इसमें काफी सारी प्लेट्स है वो टकराती रहती है आपस में, इसलिए यहाँ पर ज्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। तो ये देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ पर ये है इंडोनेशिया वाला पार्ट। तो इंडोनेशिया भी रिंग ऑफ फायर में आता है। ये पूरा जो हाईलाइटेड पार्ट है ये रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। अब इंडिया में जो वोल्केनोज है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो
ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, वो है बैरन आइलैंड पे। बैरन आइलैंड कहां पर है? बैरन आइलैंड इज इन अंडमान आइलैंड। तो अंडमान में इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है। कहां पर है? बैरन आइलैंड। एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए आपसे। और कुछ वोल्केनोस के बारे में जान लेते हैं। नारकोंडम वोल्केनो है, ये भी अंडमान आइलैंड में है। ये क्या है? ये डोरमेंट वोल्केनो है। मतलब ये डोरमेंट के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा अच्छे से, डोरमेंट क्या होता है। ये देखिए बारातांग वोल्केनो है, ये भी अंडमान आइलैंड में है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये मड वोल्केनो है। मड वोल्केनो क्या मतलब? इसके अंदर से लावा नहीं निकलता। ये जब इरप्ट होता है तो इसके अंदर से मिट्टी निकलती है, मड निकलती है, कीचड़ जिसे कहते हैं वैसा कुछ निकलता है। तो बारातांग वोल्केनो के बारे में आपने याद रखना है, मड वोल्केनो है इंडिया का, और कहां पर है? अंडमान आइलैंड में है। दोसी हिल हरियाणा में है, दिनोधार हिल गुजरात में है, तोसम हिल हरियाणा में है। नीचे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़िए, द वोल्केनो इन अंडमान आर डोरमेंट एंड द रेस्ट आर एक्सटिंक्ट। तो ये एक्सटिंक्ट क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है और एक्टिव क्या होता है, ये जान लेते हैं सबसे पहले हम। ये देखिए यहां पर अच्छे से समझाया गया है। An active volcano is a volcano that has at least one eruption in last 10,000 years। तो जो पिछले 10,000 सालों में वोल्केनो अगर एक बार भी इरप्ट हुआ है तो उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहेंगे। An active volcano might be erupting or dormant। एक्टिव वोल्केनो के भी आगे सब टाइप्स हो गए, या तो इरप्टिंग होंगे वो, जैसे कि अभी मैंने आपको इंडोनेशिया वाला वोल्केनो पढ़ाया था, वो इरप्टिंग वोल्केनो है। डोरमेंट क्या होगा? अ डोरमेंट वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो दैट इज नॉट इरप्टिंग बट इज सपोज्ड टू इरप्ट अगेन। मतलब वोल्केनो थोड़ा शांत बैठा हुआ है बट हमें पता है वो इरप्ट करेगा फ्यूचर में, तो ऐसे वोल्केनो को हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, मतलब कि पिछले 10,000 सालों में वो एक बार भी इरप्ट नहीं हुआ और ना ही आगे होने वाला होगा, उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब पीछे क्या लिखा है? जो वोल्केनो अंडमान में है वो है डोरमेंट। तो जो नारकोंडम और बारातांग वोल्केनो के बारे में मैंने आपको पढ़ा, ये डोरमेंट है। और जो बैरन आइलैंड है वो इकलौता, ये देखिए बैरन आइलैंड है, इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, याद रखना है। और जो नारकोंडम और बारातांग है वो है हमारे डोरमेंट वोल्केनोस है। और जो ये वोल्केनो है हरियाणा में है, ये याद रखिएगा, दोसी हिल हरियाणा में है, दिनोधार हिल गुजरात में है, तोसम हिल हरियाणा में है। ये क्या है? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये वोल्केनो, मतलब पिछले 10,000 सालों में ये एक बार भी इरप्ट नहीं हुए हैं। अब पढ़ लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट योजना के बारे में। योजना का नाम है इंदिरा वन मितन योजना। इंदिरा वन मितन योजना किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। आपको याद होना चाहिए ये सब कुछ। इन्होंने लॉन्च की है स्कीम इंदिरा वन मितन योजना ऑन ईव ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। तो कौन से दिन लॉन्च की है? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, जिसे और भी हम कहते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे भी जिसे कहते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, उसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। इस स्कीम से होगा क्या? 19 लाख फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा जो शेड्यूल एरिया में है छत्तीसगढ़ की। उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब की फीचर्स क्या है स्कीम के, कैसे काम करेगी? तो अंडर दिस स्कीम 10 से 15 युवक फॉर्म किए जाएंगे, मतलब उनकी एक ग्रुप बनाया जाएगा इन 10,000 विलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़। 10,000 विलेज है छत्तीसगढ़ के, उसमें 10 से 15 युवकों का एक समूह बनाया जाएगा और
ये जो विलेज होंगे वो ट्राइबल एरिया के होंगे। स्टेट के ये याद रखना है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड ये स्कीम है इंदिरा वन मिशन योजना। अब ग्रुप क्या करेगा, उन युवाओं का ग्रुप वो मैनेज करेगा फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको वो मैनेज करेगा वो ग्रुप। वो और मैनेज करेगा मार्केटिंग प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी ये गांव के लोग जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं वो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करेंगे, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, उनको स्टोर कहाँ करना है, उन्हें कहाँ बेचना है, ये सब कुछ वो जो ग्रुप बनाया जाएगा 10 से 15 युवकों का, वो संभालेगा। तो याद रखना है योजना का नाम क्या है, इंदिरा वन मिशन योजना। अब होगा क्या इस योजना से, तो ये इनकरेज करेगा प्लांटेशन ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज। फ्रूट बेयरिंग ट्रीज की प्लांटेशन को इनकरेज करेगा और मेडिसिनल प्लांट्स को, ताकि इनको बेचा जा सके, इनसे इकोनॉमिक में थोड़ा सुधार हो हमारी में, और लोगों को पैसा मिले, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें ये फ्रूट बेचकर और मेडिसिनल प्लांट्स बेचकर उन्हें थोड़ा फायदा मिले। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने 85 डेवलपमेंट ब्लॉक बनाने का सोचा है शेड्यूल एरियाज में। 85 डेवलपमेंट ब्लॉक बनाने का सोचा है, और उनके लिए जो पैसा होगा पर ब्लॉक पर खर्च होगा 10 लाख रुपया। तो 85 के लिए 8.5 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में। अब आपको याद क्या रखना है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। कौन सी योजना लॉन्च की है, वो है इंदिरा वन मिशन योजना। और किस दिन लॉन्च की है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, और जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहते हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, इंडस वाटर ट्रीटी। क्या है किन दो कंट्रीज के बीच में, तो ये ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस जो हमारी नदी है उसकी वाटर ट्रीटी है, उससे वाटर से रिलेटेड ये ट्रीटी है। साइन की थी हमने 1960 में, बहुत पुरानी ट्रीटी है दो देशों के बीच में। अब इस ट्रीटी के अंदर होता क्या है, इंडिया हैज फुल यूज ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर। तो जो 3 रिवर है, ये देखिए, ब्यास, रावी और सतलज जो रिवर है, इन पर इंडिया का फुल यूज कर सकते हैं इनके वाटर को। वाइल पाकिस्तान हैज कंट्रोल ओवर 3 वेस्टर्न रिवर, इंडस, चेनाब और झेलम जो रिवर है उन पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो ये 3 रिवर ऊपर है, और ब्यास, रावी और सतलुज ये थोड़ी नीचे है। नीचे वाली रिवरों पर इंडिया का कंट्रोल है और ऊपर वाली रिवर्स पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया ऊपर वाली रिवर्स का कुछ भी पार्ट यूज नहीं कर सकती, इंडिया यूज कर सकती है, बट 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान में जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान का फ्लो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया इंडस, चेनाब और झेलम रिवर पर कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसका फ्लो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी में जो ब्यास, रावी और सतलुज है इन पर तो पूरा अधिकार है इंडिया का, बट जो ऊपर वाली 3 रिवर है उन पर पाकिस्तान का अधिकार है। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह ही उसे मालिकाना हक पाकिस्तान को मिल गया है उन रिवर्स पर। इंडिया भी यूज कर सकता है वाटर, बट 80% क्या होगा, पाकिस्तान को यूज करने दिया जाएगा। यहां से देखिए, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा इस फोटो से। तो साइन किसने किया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस समय आयूब खान। ये देखिए यहां लिखा आयूब खान थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1960 में साइन किया था, सितंबर 19 को, 1960 को, सितंबर 1960 को साइन किया गया था। और वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी हेल्प की थी दोनों देशों के बीच में समझौता बनाने के लिए इन रिवर्स से रिलेटेड। अब रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां देखिए, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर वाली जो रिवर है, ये जो सबसे ऊपर वाली आ रही है, ये है इंडस।
उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है झेलम। यहाँ देखिए आप, झेलम रिवर है। उसके नीचे है ये वाली रिवर, ये है चिनाब। तो सबसे ऊपर है इंडस, उसके नीचे है झेलम, उसके नीचे है चिनाब, उसके नीचे कौन सी है, उसके नीचे है रावी, उसके नीचे है रावी, ये देखिए रावी रिवर है। उसके नीचे है ब्यास, और आखिर में सबसे नीचे है सतलुज रिवर है सबसे नीचे। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों कहा जाता है इसे? ट्रीटी में तो 6 रिवर्स है, बट इंडस वाटर ट्रीटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस सबसे बड़ी नदी है इन सब में से, और जो बाकी की रिवर्स है वो भी आगे जाकर इंडस में ही मिल रही है। आपको याद क्या रखना है इन रिवर्स का? सीक्वेंस याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन सी रिवर आती है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको रिवर्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको अरेंज करने को बोला जाएगा। तो याद रखना है, सबसे ऊपर है इंडस, उसके नीचे झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर है सतलुज। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ब्यास और सतलुज है वो दोनों मर्ज करती है इंडिया में, बाकी सारी पाकिस्तान में जाकर मर्ज करती है। तो ब्यास और सतलुज इंडिया में जाके ही इंडिया में ही मर्ज कर जाती है। इंडिया में पंजाब में एक जगह है कपूरथला, उसके पास जगह है हरीके बोलते हैं उसे, वहां पर सतलुज और ब्यास ये आपस में मर्ज कर जाती है। तो याद रखना है, सतलुज और ब्यास इंडिया में मर्ज करती है, बाकी सारी पाकिस्तान में जाकर मर्ज करती है। और किस में मर्ज करती है? इंडस में जाकर मर्ज करती है। इसलिए इस ट्रीटी को इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, क्योंकि सारी रिवर इसी में मर्ज कर जाती है और सबसे बड़ी रिवर इंडस बनती है। इंडस के ऊपर ही सर क्रीक है। सर क्रीक के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में। सर क्रीक क्या है? डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान में। तो वो वाटर बॉडी, सर क्रीक एक वाटर बॉडी है, वो भी इंडस रिवर के ऊपर ही है, याद रखना है आपको। तो आई होप आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिली होगी आज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।